हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम देखिए विद्यार्थियों, आपके सामने जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको उपचय, एनाबोलिज्म, अपचय, कैटाबोलिज्म। उपचय और अपचय क्या होते हैं? देखो, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाए गए हैं वो भी आपको बेटा नोट करने हैं। इनमें से एक भी लाइन नहीं छोड़नी है। बहुत ही मज़ेदार नोट्स हैं ये। उपचय जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण होता है जिसके लिए ऊर्जा व्यय होती है। अपचय जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थ बनेंगे जटिल से। अब जटिल से सरल बनेंगे तो ऊर्जा उत्पन्न होगी। जैसे अपन जीने में नीचे से ऊपर जाएं तो हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और जीने में ऊपर से नीचे आते हैं तो हमें ऊर्जा कम खर्च करनी पड़ती है। हमें ऊर्जा खर्च करने में ज़्यादा हानि नहीं होती है। जैसे एमिनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण। एमिनो अम्ल क्या होते हैं? 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का निर्माण हो रहा है तो उपचय, और कार्बोहाइड्रेट से सरल अणु बन रहे हैं तो वो क्या होगा? अपचय, यानी कि अपचयन बोल देंगे। एक बात ध्यान रखनी है बेटा, उपचय और अपचय दोनों प्रक्रम साथ साथ चलते रहते हैं, अर्थात कोई भी प्रक्रम एक साथ नहीं चलेगा। दोनों प्रक्रम एक साथ चलेंगे। ऊर्जा बनती है, ऊर्जा टूटती है, इसमें सरल अणुओं का निर्माण होता है, तो वो सारे प्रक्रम एक साथ चलेंगे। जैसे आपने देखा, आगे हम इसको कर रहे हैं। कोशिका को ऊर्जा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से मिलती है। कोशिका को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से। यह ऑक्सीकरण कहाँ से होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह देते हैं? कोशिका का पावर हाउस। क्या कह देते हैं? कोशिका का पावर हाउस। क्वेश्चन पूछ ले, ये कंपटीशन लेवल का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? क्योंकि कोशिका को ऊर्जा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से मिलती है, और यह ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है विद्यार्थियों, ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन हैं? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है। इनमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण अब देखो विद्यार्थियों, दो तरीके से हम कर सकते हैं। वायु की उपस्थिति में अगर हो तो वायवीय श्वसन, और वायु की अनुपस्थिति में हो तो अवायवीय श्वसन कह सकते हैं, या अनोक्षी श्वसन कह सकते हैं। दोनों परिस्थितियों में संभव है। ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। निम्न प्रकार से कैसे? देखो भाई, ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में कन्वर्ट होगा। ग्लाइकोलाइसिस से बनेंगे 2 पायरुवेट अम्ल, 2 पायरुवेट से निकलेगी 2 एटीपी ऊर्जा। कितनी एटीपी ऊर्जा निकलेगी? 2 एटीपी। अब यदि पायरुवेट काम कराएं अनऑक्सीशोषण, क्या कराएं? अनऑक्सीशोषण। अनऑक्सीशोषण कराते हैं तो इसमें क्या बनती है? देखो भाई, किण्वन क्रिया होगी और एथेनॉल और CO2 बनेगा। क्या बनेगा? एथेनॉल और CO2। नीचे देखो, ऑक्सीशोषण कराएं एसिटिल को एंजाइम की उपस्थिति में, तो टीसीए चक्कर आपके बायोलॉजी में है। कौन सा चक्कर? टीसीए चक्कर बायोलॉजी में है। CO2 और H2O का निर्माण होता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। देखो, CO2 और 6H2O का निर्माण होगा। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन के साथ जुड़ के बाहर हो जाएंगे, और 6 ऑक्सीजन तो इसमें है ग्लूकोज के साथ। 12 ऑक्सीजन ऑक्सीजन के हो गए, 18 हो गए। 18 में 12 तो CO2 के साथ जुड़ गए, 6 H2O के साथ जुड़ गए। बेटा 6 किसके साथ जुड़ गए? H2O के। अभी मैं आपको इसका एक बार करके दिखा देता हूँ। देखो बेटा, ये जो आपको दिख रही होगी ये वाली लाइन, दिख रही है डार्क, जो ब्लू लाइन से की है, इसमें आप ध्यान से देखो। इसमें आप क्या देखते हो कि जो कार्बन जो C6H12O6 है, इसमें जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला
सॉरी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और हम इसको और कम ले लेते हैं इसकी लेंथ को। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ बेटा, क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। और अब हम इसको और एक बार कर लेते हैं। ओके, करो में ले लेते हैं। अब जो आप देख रहे होंगे, जो गोले में हमने जो लिया है, गोले में ये जो CO2 है, ये जो CO2 है, ये O2 है, O2 से CO2 में फॉर्मेशन हो रहा है। ये सब क्या है कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया बेटा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ध्यान से देखो अब इस चीज़ को आप, ठीक है। अच्छा, अब ऊर्जा का कुछ भाग उपयोग में होता है, ऊर्जा का कुछ भाग उपयोग में होता है, शेष भाग ATP के रूप में संचित हो जाता है। संपूर्ण अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। ADP है, ADP की फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं। ADP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। H3PO4 है, फॉस्फोरिक अम्ल है ये। अब हम सबका इनका मिश्रण करवाएंगे 36 ADP से, तो ATP बन जाएंगे। जो फॉस्फोरिक अम्ल जो थे, ये ADP के साथ जो ATP निर्माण में काम आ जाएंगे और H2O बाहर आ जाएगा। 36 H2O बाहर आ जाएगा और एक एक फॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल PO4 हैं, उसके जो मॉलिक्यूल PO3 के, वो उसके साथ जुड़ जाएंगे। ध्यान से देखो बेटा, अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमारे नंबर हैं 8949989432, इन पे आप कॉल कर लेना, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। नया टॉपिक लेके आए हैं हम आपके सामने। टॉपिक क्या है अपना? कार्बोहाइड्रेट। क्या है टॉपिक बेटा? कार्बोहाइड्रेट। टॉपिक क्या है, इसको हम और थोड़ा सा वो कर लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं इसके साइज को। इसके साइज को हम और कम कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छी समझ में आ जाएगा आपके। ये बेटा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसलिए हम इसके रिकॉर्डर का यूज़ कर रहे हैं। जो भी आपके केमिकल रिएक्शन आएंगी उसमें हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। अब देखो, जो है कार्बोहाइड्रेट दिख रहा होगा आपको। कार्बोहाइड्रेट सब दो शब्दों से मिलके बना है। किन से मिलके बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं वो देखो। अब दो शब्द कौन कौन से हैं वो देखो। कार्बो यानी कि कार्बन, हाइड्रेट यानी कि जल। कार्बन और जल, कार्बो और हाइड्रेट से मिलकर जो यौगिक बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अच्छा, अब जो इनका जो सामान्य जो सूत्र होता है, इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? देखो बेटा, अब CH2O का होल वाई, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 1:2:1 होगा। जैसे ग्लूकोज है 6 है, जितना ग्लूकोज होगा उतने ही ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना दिया है? 1। जैसे सी, इसमें देखो आप ध्यान से, 1 मिनट, हाँ और थोड़ा कर देता हूँ ऊपर, हाँ यहीं पे ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देखो बेटा, इसमें C6H12O6, यहाँ पर ध्यान से देखो, कार्बन कितने हैं? 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 12, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 2:1 है। क्या है? 2:1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 22, ऑक्सीजन कितने हैं? 11। क्या यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 आ रहा है? नहीं आ रहा बेटा। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं है, लेकिन
फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट में शामिल हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका अनुपात 2:1 तो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, लेकिन वो फिर भी कार्बोहाइड्रेट में नहीं है। अब वो कौन कौन से देखो बेटा, कार्बोहाइड्रेट रैमनोस दिख रहा होगा आपको, हाइड्रोजन का अनुपात 12 है। हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? 12 है। ये दिखा होगा आपको, दिखा होगा हाइड्रोजन का अनुपात 12 है। सॉरी, ये थोड़ा करो भी ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहेगा आपके भी, और समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए करो हम यूज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये फिर स्टार यूज कर लेते हैं। ये देखो, ये जो स्टार बनाया गया है, यहाँ पर देखो O 4 हैं, H 10 हैं। O कितने हैं? 4 हैं। H कितने हैं? 10 हैं। 2-डीऑक्सीराइबोज, लेकिन ये फिर भी क्या है? ग्लूकोज हैं। फिर भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट, सॉरी ग्लूकोज नहीं, फिर भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जिनसे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, लेकिन वो फिर भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब आप बताओ, फॉर्मल्डिहाइड से आपको कहाँ एनर्जी मिलती है? CH2O जो होता है, HCHO जो होता है, HCHO बोले तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इनका जो अनुपात होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1, वहाँ से आपको कहाँ एनर्जी मिलेगी? Ht का मतलब CH3COOH, 4 हाइड्रोजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, लेकिन क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? नहीं है। इसीलिए किसकी आवश्यकता हुई? आधुनिक परिभाषा की आवश्यकता हुई। किसकी आवश्यकता हुई? आधुनिक परिभाषा की। इसीलिए किसकी आवश्यकता हुई? आधुनिक परिभाषा की आवश्यकता हुई। आधुनिक परिभाषा क्या है वो देखो। अब बेटा देखो, जिस पे लिख रखा है इम्पोर्टेंट, देखो बेटा, प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे यौगिक जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब होता है अनेक, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हो, अनेक हाइड्रोक्सी और कीटोन प्राप्त हो। जैसे हम बात करें ग्लूकोज, ग्लूकोज में एल्डोज होता है, कीटोज होता है, जैसे एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता है। तो ये दोनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जिनसे हमें, ये ग्लूकोज है जिनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट देखो, प्रकाश सक्रिय का तात्पर्य क्या है? कि जो प्रकाश के साथ डी रूप और एल रूप बनाते हैं वो प्रकाश सक्रिय बोलते हैं, जिन्हें हम रैसमिक मिश्रण के भी अंतर्गत शामिल किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण विभिन्न आकार पे किया जाता है, भौतिक गुणों के आधार पर, शर्करा और अशर्करा। शर्करा क्या होती है? मीठा होता है, जल में क्या हो? विलयशील हो, क्रिस्टल ये ठोस है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, कीटोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, ये सभी क्या है? शर्करा में आते हैं। अब हम बात करें अशर्करा की, नॉन क्रिस्टलीय अशर्करा, स्वादहीन, कैसे होंगे? कैसे होंगे बेटा? वो स्वादहीन होंगे, जल में क्या होंगे? अविलेय होंगे, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ये सभी क्या है? अशर्करा है, जल में क्या होंगे? अविलेय या अल्पविलेय। अब रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर ने कितने भागों में बांटा गया है? 3 में, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं वो देखो। अब मोनोसैकेराइड जिनमें जल अपघटन तो होता है, नहीं होता है, जिनका जल अपघटन नहीं होता है और अधिक सरल यौगिकों में इनको अपघटित नहीं किया जाता। मोनो का मतलब क्या होता है आपको पता होगा? एकलक, जिनमें सिर्फ 3 से 7 कार्बन युक्त होते हैं, जिनमें लगभग 20 प्रकार के मोनोसैकेराइड ज्ञात हैं अपने। इन्हें सरल शर्करा भी कह सकते हैं। इन्हें क्या कह सकते हैं बेटा? सरल शर्करा भी कह सकते हैं।
ये प्राय क्रिस्टलीय मीठे जल में विलय होते हैं। कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं, मीठे होते हैं, और जल में कैसे होते हैं? विलय होते हैं। और जो इनमें आपसे पूछ ले कोई भी कि जल में जो विलयता का जो कारण है वो क्या है, जल में विलयता का कारण है इनमें हाइड्रोजन बंधन। जल में जो कोई भी पदार्थ जल में विलय कब होगा? वो हाइड्रोजन बंध के कारण विलय होगा, हाइड्रोजन बंध। हाँ बेटा, हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन बंद होता है इनमें। इसी किसी भी पदार्थ में अगर हाइड्रोजन बंद होगा तो वो पदार्थ क्या होगा? जल में विलय होगा। क्या होगा? जल में विलय होगा। अब हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड की। किसकी बात करते हैं? ओलिगोसैकेराइड। वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त हो। देखो, मोनोसैकेराइड इकाइयाँ किन से प्राप्त हो सकती है? ओलिगो से। अब जैसे हम बात करते हैं, अगर मोनोसैकेराइड इकाई 2 प्राप्त होती है तो डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड में क्या क्या आते हैं देखो आपके सामने हैं। देखो बेटा, हम दिखा रहे हैं आपको। सुक्रोज, ये सब क्या है? देखो डाइया हैं, डाइया। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। तो इन सब में इकाइयाँ क्या है? संगठक इकाइयाँ इनमें 2 हैं। इनमें संगठक इकाइयाँ कितनी हैं? 2 दिख रही होंगी आप सभी को। इनमें ध्यान से देखो, इनमें जो संगठक इकाइयाँ जो गोले में दिखाई गई हैं वो संगठक इकाइयाँ कितनी हैं? वो संगठक इकाइयाँ 2 हैं। और संगठक इकाइयाँ 2 होने के कारण इन्हें क्या कहा? डाइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड में क्या होता है? रैफिनोस है। टेट्रासैकेराइड में स्टेकियोस है। इन सब का हम डीपली अध्ययन करेंगे आगे, लेकिन अभी हम इनका क्या कर रहे हैं? बेसिकली अध्ययन। जैसा आपके सामने ये नाम दिख रहा होगा, अनूप केम स्टडी, ये चैनल है बेटा। इस चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। ये बहुत बेहतरीन नोट्स हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सच में कहीं नहीं मिलेंगे बेटा। ठीक है, चलो बेटा, अब हम बात कर लेते हैं इनके सामान्य गुणों की। सामान्य गुणों में देखो क्या है। मोनोसैकेराइड इकाइयाँ ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा बनी होती है। मोनोसैकेराइड इकाइयाँ कौन से बंध के द्वारा जुड़ी होती है? ग्लाइकोसाइडिक बंध होते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बंध क्या होता है इनका आगे डिस्कस करेंगे, जब आगे हम वीडियो चलेगी तब। अब जल अपघटन से प्राप्त मोनोसैकेराइड इकाइयाँ समान भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है। जैसा ये बिल्कुल सही कह रहा है, जैसे यहाँ पर देखो, ये जो अपघटन से जो इकाइयाँ प्राप्त हो रही है, जैसे इसमें आया होगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये इकाइयाँ समान है। नेक्स्ट में हम देखें, अब जो ये है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, क्या है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ये इकाइयाँ भिन्न हैं। तो इससे अपघटन से समान इकाइयाँ भी प्राप्त हो सकती हैं और भिन्न इकाइयाँ भी प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं किनकी? पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब आप सभी जानते हैं, पॉली का आप सभी जानते हैं, पॉली का मतलब होता है अनेक। पॉली का मतलब क्या होता है? अनेक। पॉली का मतलब क्या होता है बेटा? अनेक। जो अनेक इकाइयाँ जो आपस में जुड़ेंगी तो वो क्या सी होंगी? पॉलीसैकेराइड होंगी। जैसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त हों, वो क्या होगा? 10 से अधिक प्राप्त हो रही हैं तो वो क्या होंगी बेटा? पॉली होंगी। और पॉली होने की वजह से पॉली होने की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? पॉली का मतलब क्या बताया हमने? अनेक। पॉली का मतलब क्या बताया? अनेक। सैकेराइड, पॉली मतलब मैनी, MNY, मैनी। ठीक है बेटा, पॉलीमर,
पढ़ा होगा आपने, ध्यान देना इस चीज़ पे भी। हाँ, सामान्य गुण क्या है? ये मोनोसेकेराइड के बहुलक है। किन के बहुलक है बेटा? मोनोसेकेराइड के। देखो पॉलीमर आ गया, बहुलक आ गया। यहाँ देखो बहुत अच्छा वर्ड आया, बहुत अच्छा वर्ड आया, बहुलक है ये। क्या है? बहुलक है। बहुलक का मतलब क्या होता है? ये अनेक इकाइयों से मिलके बना होता है। इसका सामान्य सूत्र C6H10O5 होल एन। होल एन दिखा रखा होगा। होल एन का मतलब क्या है कि यहाँ पर कितने भी अणु हो सकते हैं, 10 से अधिक होंगे। एन बराबर क्या होगा? एन बराबर एन क्या होगा? ग्रेटर देन 10। एन की जो संख्या है वो 10 से अधिक हो सकती है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज को। एक बात और, ये कैसी है? स्वादहीन है। जब स्वादहीन है तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं? नॉन शुगर कह सकते हैं। जब किसी भी पदार्थ में आपको स्वाद नहीं मिल रहा, तो स्वाद नहीं मिलने के कारण ये कैसी हो जाएंगी? स्वादहीन हो जाएंगी। और जल में क्या हो जाएंगी? अविलेय हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा? अविलेय हो जाएंगी। ठीक है। ये भी कौन से बंध से जुड़ी होती है? ग्लाइकोसाइडी बंध से जुड़ी होती है। कौन से बंध से जुड़ी होती है बेटा? ग्लाइकोसाइडी बंध से। ग्लाइकोसाइडी बंध भी बताएंगे हम आपको। अच्छा देखो बेटा, अब हम बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं? अपचयन क्षमता या अपचायक क्षमता के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तीसरा वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट को इस आधार पर दो भागों में बांटा गया है, अपचयी और अनअपचयी। कितने भागों में बांटा गया बेटा? दो भागों में बांटा गया है। अपचयी शर्करा क्या होती है? जिनमें अपचयन की क्षमता हो। जिनमें क्या हो? अपचयन की क्षमता हो। और जो टोलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन, इन सब का हम अध्ययन लैब में करेंगे। टोलेन अभिकर्मक है और जो फेलिन विलियन है, इन सब का अध्ययन हम कहाँ करेंगे? इन सब का अध्ययन बेटा हम कहाँ करेंगे? ये इरेज कर देता हूँ, इरेज थोड़ा ज़्यादा वो लिखा जा रहा है। टोलेन अभिकर्मक है, फेलिंग जो विलियन है, इन दोनों का हम स्टडी बेटा लैब में करेंगे। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कोरोना चल रहा है, तो इसलिए आप अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तो इन सब का हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसकी स्टडी क्या, कैसे, इनके क्या होते हैं, रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे जब इनका जिक्र करेंगे तब। अच्छा, 11वीं में हम बता भी चुके हैं कुछ तो आप लोगों को अभिकर्मकों के बारे में। देखो बेटा, आदि का अपचयन कर देते हैं। उदाहरण के लिए सभी जो मोनोसेकेराइड हैं वो अपचयी शर्करा में आते हैं। वे सभी शर्कराएं जिनमें क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। जिनमें क्या हो बेटा? ये देखो, जिनमें क्या हो? क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। जिनमें क्या हो? क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, वो क्या होगी? अपचयी शर्करा होगी। उदाहरण माल्टोज है, लैक्टोज है, दोनों के दोनों कैसे हैं? डाइसेकेराइड है। देखो अब डाइसेकेराइड कैसे हम आपको बता देते हैं। माल्टोज और लैक्टोज, आप देखोगे इनमें संघटक इकाइयाँ दो हैं। संघटक इकाइयाँ कितनी है बेटा? दो हैं। संघटक इकाइयाँ दो हैं, तो ये कैसे, किसके उदाहरण होंगे? ये किसके उदाहरण हैं? इधर हम देखें, ये किसके उदाहरण है बेटा? डाइसेकेराइड के उदाहरण है। ये देखो डाइसेकेराइड के कौन कौन? माल्टोज और लैक्टोज। हम नीचे चलते हैं तो ये देखो कहाँ था हम, ये तो माल्टोज और जो लैक्टोज हैं, ये दोनों बेटा किसके इकाइयाँ हैं? ये दोनों डाइसेकेराइड हैं। क्या है? दोनों डाइसेकेराइड है।
अच्छा, अब हम बात करते हैं अनअपचयी, अर्थात जो शर्कराएं क्या नहीं होती हैं, अपचयित नहीं होती हैं। अपचयित नहीं होती हैं वो क्या होती हैं? अनअपचयी शर्करा कहलाती हैं। वे सभी कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलियन टोलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं कर सकते, इन सभी का अपचयन जो नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? टोलेन अभिकर्मक और सबका अपचयन नहीं कर पाएंगे वो क्या होंगे? क्या होंगे बेटा? अनअपचयी शर्करा होगी। कैसी शर्करा होगी? अनअपचयी शर्करा होगी। ठीक है बेटा, देखो अब हम आप गुड बाय। चैनल जैसा आपको दिख रहा होगा, चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे ही। अनअपचयी शर्करा जो अपचयन नहीं कर पाती, जैसे कौन कौन सी है? सुक्रोस है, स्टार्च है, सेलुलोज है। सुक्रोस, स्टार्च, सेलुलोज को हम आगे पढ़ भी चुके हैं। जैसे लेके चलते हैं पॉलीसेकेराइड में भी आती हैं। ये किस में भी आती हैं बेटा? ये पॉलीसेकेराइड में भी आती हैं। किस में आती हैं? पॉलीसेकेराइड में भी आती है। देखो ये आ रही, तो ये पॉलीसेकेराइड हैं। ये कैसी हैं? अनअपचयी भी हैं। कैसी भी हैं बेटा? ये अन्य अपचयी भी हैं, अर्थात हम इनका अपचयन नहीं करा सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वीडियो को अंत तक देखना है। जो भी आपको कोई भी कैसी भी समस्या हो तो आप ज़रूर बताएं, हमसे शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा।